हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होना है। ठीक है, 5 अप्रैल को होना है और ये बिल्कुल तय है। इस डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 2020-21। ठीक है, तो 2 महीना टाइम है। आज 5 फरवरी है, आज 5 फरवरी है और आज से पूरे 2 महीना आपको टाइम मिल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। जो लोग भी प्रोजेक्ट मैनेजर निकलना चाहते हैं तो सर्टेनली आप बिल्कुल ही आप जी जान से आप लग जाएं। काउंटडाउन शुरू है और जो भी रिपब्लिका से आपको हेल्प मिल सकता है। और अच्छी बात है कि रिपब्लिका इसके लिए पूरे जी जान से आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है, वीडियोज़ तैयार किया है, चाहे वह मेंटल एबिलिटी पर हो, इकोनॉमी इंडस्ट्री पर हो। ठीक है, तो उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। एक रेडीमेड फॉर्मेट में है जिसको बस केवल आपको यूज करना है, खाना है, डाइजेस्ट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको प्लेट में बिल्कुल परोस करके दे दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए हैं तो वो लोग इस पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस पर आप जुड़ जाएंगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। वहाँ पर और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बाद बाकी जो रिपब्लिका का ऐप है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टडी मटेरियल ये हार्ड कॉपी में आपको आपके एड्रेस तक मिल जाएगा, चाहे वह इंडिया का कोई भी कोना हो, आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है तो गल्फ़ कंट्री से भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी लोग जुड़ गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं कि इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटी के कारण और पोस्ट की इतनी अच्छी चार्मिंग है। प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट इतना अच्छा है क्योंकि आपको एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी एमएसएमई हैं, जो मीडियम स्मॉल मैक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं, उसका मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। तो बहुत ही एक अच्छा पोस्ट है और इसके लिए बिल्कुल ही आप जी जान लगा सकते हैं। कुछ ऐसा पोस्ट आप कर सकते हैं तो जुड़िए। और रिपब्लिका आपके लिए एक पूरी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, चाहे वीडियो क्लास हो, स्टडी मटेरियल्स हो, आपके हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जो आपके घर पहुंच जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में, हर एक रूप में अवेलेबल है। ठीक है, और सर्टेनली कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हमने कंपटीशन को बढ़ा दिया है, तो यह बातें हद तक सही है। जो रिपब्लिका से ऐसे 500,000 लोग जो जुड़ चुके हैं और जिनके पास स्टडी मटेरियल जा चुका है, जिन लोगों ने वीडियो क्लास वगैरह आदि ले करके और पूरे साल भर का करंट वगैरह देख लिया, तो सर्टेनली उनकी तैयारी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है, बेहतर लाइन लेंथ पर काम कर रहे हैं। तो सर्टेनली और रिजल्ट भी आपका कुछ ऐसा ही आना है, 750-800 मुश्किल पीटी का रिजल्ट आएगा। तो इसको आप सीरियसली लेंगे और जो भी पॉसिबल हेल्प है वो सब आपको यहाँ पर मिल जा रहा है एक प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज जो यूनिट 4 जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इकोनॉमी इंडस्ट्री का सिलेबस है उसमें फिजिकल सिस्टम है यूनिट 4, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उससे बेस्ट क्वेश्चंस क्या आ सकता है। यूनिट को तो हमने देख लिया, वीडियो क्लास भी कर लिया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्टडी मटेरियल में तो सारी चीज़ें हैं। स्टडी मटेरियल आपका कुछ इसी टाइप का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती है हर एक चैप्टर से। जो आपका 12 यूनिट है, 12 मैं तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से सारी चीज़ें आपको पॉइंट फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में, छोटा छोटा पॉइंट है इसलिए कहीं दिक्कतें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके घर तक पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल, आप एड्रेस आप भेज देंगे। और ठीक है, तो इस चैप्टर पर जो यूनिट है इस पर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं, फिर बीच बीच में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस कोर्स के बारे में। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे, इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल कंसोलिडेशन हो चुका है, एफआरबीएम भी हो चुका है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं विथ रेफरेंस टू डिफिसिट फाइनेंसिंग। राइट, देखिए फिजिकल पॉलिसी में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, जो आपका सिलेबस है पढ़ाया गया है और स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। जो लोग नहीं हैं, अभी नए हैं, जरूर इसमें डिमांड कर लेंगे। तो विथ रेफरेंस टू डिफिसिट, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, विथ रेफरेंस टू डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, मोनेटाइज्ड डिफिसिट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंस्ड
थ्रू, ठीक है। यानी डिफिसिट जो फाइनेंसिंग होती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, मोनेटाइज डिफिसिट इज द पार्ट दैट इज फाइनेंस्ड थ्रू। किसके थ्रू वह फाइनेंस्ड होता है? जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का पार्ट क्या होता है, यानी ओवरऑल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसका सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से क्या गवर्नमेंट बोरो करती है अपने डिफिसिट फाइनेंसिंग के लिए? अगर राजस्व घाटे की स्थिति है और उसको एडजस्ट करना है, उसको मोनेटाइज करना है, तो क्या कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करेगी? नहीं करेगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो करती है अपने डिफिसिट फाइनेंसिंग के पर्पस से। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तो बात ही भूल जाइए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी नहीं करती है। क्या करती है हम लोग देख चुके हैं चैप्टर में, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। क्या करती है गवर्नमेंट? तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, ठीक है। गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है और इसके लिए समान रूप से आरबीआई कई सारे बॉन्ड है, सिक्योरिटीज के माध्यम से। दूसरा है कि न्यू करेंसी को भी जारी करके मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा करके, न्यू करेंसी को लॉन्च करके जो आपका यह जो है जो फाइनेंसिंग, डिफिसिट फाइनेंसिंग है, इसको पूरा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई से बोरो करती है, न कि पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक से, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी यहाँ नहीं होती है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है all the banks are mandated to lend to priority sector, ठीक है। Which of the following would come under priority sector lending, यानी PSLA ना, PSL, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है भाई? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लोन्स टू कॉरपोरेशंस, जो लोन्स कॉरपोरेट घराने को दी जाती है, निगम को दी जाती है, कॉरपोरेशंस को दी जाती है, क्या वह पीएसएल में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा? क्या है आपकी मत? सोचिए। लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। जीविका जैसी चीज़ें हैं, साकारता जैसी चीज़ें हैं, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल दी जाती है। लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे एमएसएमई हैं, उन सब को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन दिया जाता है, सस्ते रेट पर दिया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है, फार्मर्स को दिया जाता है, छोटे मझोले उद्यमियों को दिया जाता है, ठीक है। तो इन सब को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है, तो इन सब को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट को इस पीएसएल के तहत लोन दी जाती है? जो शेड्यूल बैंक लोन देती है एज पर द गाइडलाइन ऑफ द आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपका क्या मत है? लोन ये होगा फोर्थ पॉइंट, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इस पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कि स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी जाती है, और लोन्स टू कॉरपोरेशन भी नहीं होता है, लोन्स टू कॉरपोरेशन भी नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसके पीछे क्या है कि उनको
टाइमली मिले, टाइम पर उनको, ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसान हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, जो एमएसएमई हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको तो एक तो लोन नहीं मिलता है, मिलता भी है तो टाइमली नहीं मिलता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए, एश्योर्ड करने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स जैसी चीज़ें गवर्नमेंट या आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक को भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका 2 और 3 होगा। 2 और 3 है आपके आंसर में। हाँ देखिए, ये है 2 और 3। ठीक, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। कॉन्सेप्ट को आप साथ में समझते जाएंगे, ठीक है, मजा आएगा अगर ऐसे हम लोग हजारों क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन सब करके आपको ऐप पर डाल दिया जाएगा। चूँकि यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव मैं नहीं रह पाता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको सर्टेनली मिलेगा। ऐसे हजारों क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लेंगे। दी एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज ए कैपिटल एंड रिवेन्यू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओ आर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू, आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वो उसमें क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट था, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप की होती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, 2 एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर की बातें देखा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, आपके स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें हैं, दिया हुआ है, वीडियोज़ क्लास में भी आप लोगों ने देखा है कि करके चीज़ों को काफ़ी माइन्यूटली। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेब्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट्स। ठीक है, दूसरा है कि लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सब्सिडी। ठीक है, और भी आपका कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं है, आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यही आपका। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें क्या होगा, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डे टू डे गवर्नमेंट को विभिन्न प्रकार की सैलरी पर, सब्सिडी पर, या फिर जो इंटरेस्ट डेब्ट पर जो कर्ज लिया है उसके इंटरेस्ट को चुकाने में आदि में जो गवर्नमेंट की खर्चा होती है, ठीक है, वह क्या आता है, वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में? आपका आंसर ये सही है, ये सही है, 1 और 3, 1 और 3 वाला है। ठीक है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिससे कैपिटल एसेट्स तैयार होता हो, क्रिएशंस ऑफ द कैपिटल। ठीक है, क्रिएशंस ऑफ द कैपिटल, जिससे क्या होता है, कैपिटल तैयार होता है आगे के लिए, एक पूंजी तैयार होता है आगे के लिए, उससे एक इनकम। लेकिन यह जो खर्चा है, सैलरी पर खर्चा है, डेब्ट कुछ के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर जो खर्चा होती है उस पर क्या होता है, वह आपका इसमें आता है। ठीक है, वह आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। ए डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR कैन लीड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को हम लोगों ने देखा है, किसमें आपने देखा है? फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में देखा है। ठीक है,
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रेंज में आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं वीडियोज में। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में भी देखा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, कैश रिजर्व रेशियो कैन लीड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? इंक्रीज इन कैश एबिलिटी ऑफ द बैंक्स। जो कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी डिक्रीज कर रहा है ना, जब कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाता है तो इंक्रीज इन कैश एबिलिटी ऑफ द बैंक, क्या बताइए क्या होगा? इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन SLR, क्या होगा इसका आंसर? देखिए रेपो रेट जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक है जो बोरो करती है, ठीक है, जिस रेट पर बोरो करती है वह रेपो रेट होता है, और SLR हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। तो एक अलग चीज़ें हैं रेपो रेट और SLR। यह जो है इंक्रीज इन कैश, जैसे ही CRR क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीज इन कैश एबिलिटी ऑफ द बैंक्स, तो बैंक के पास जो कैश है वह बढ़ जाएगा, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसको वह क्या कर सकता है, लेंड कर सकता है, ठीक है, जिसको वह उधार पर दे सकता है, ठीक है। क्योंकि CRR वही है जो कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक को, कमर्शियल बैंक को RBI के साथ जो करंट अकाउंट होता है उस पर उसे रिजर्व रखना होता है, उस कैश को रिजर्व रखना होता है, और वह एक ऐसा कैश है, एक करंट अकाउंट का ऐसा कैश है जिसको वह कस्टमर को या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से किसी भी इंडस्ट्री को नहीं देता है। तो क्या होता है कि इसकी लिक्विडिटी जो है, बैंक की जो के पास जो पैसे की एबिलिटी होती है वह कम हो जाती है। क्यों? उसको रिजर्व रखना है कैश फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसलिए कैश रिजर्व रेशियो जब डिक्रीज होगा तो यह इंक्रीज इन कैश एबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है, इस रूप में अफेक्टेड हो जाएगा। इसको घटाया जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। डन, आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो एक्ट एज ए मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट लैंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट लैंडिंग, देखिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आता है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, तो थोड़ी सी समस्याएं जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ज़रूरी है, और हमें लग रहा है कि जो वीडियोज क्लास वगैरह हुआ है उसमें पूरा ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कराया गया है, बियॉन्ड जाके कवर कराया गया है। स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ ऑलरेडी पहले से है, तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, जो लोग के पास ये सारी चीज़ें हैं, जुड़े हुए हैं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट लेंडिंग। जो गवर्नमेंट की लेंडिंग होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की लेंडिंग समझते हैं, बोरो का उल्टा, उधार लेना और उधार देना, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? CRR, क्या CRR इसका मैकेनिज्म हो सकता है? जो कैश रिजर्व रेशियो है, गवर्नमेंट की लैंडिंग मैकेनिज्म का पार्ट है, हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या नहीं, लैंडिंग का पार्ट नहीं है। रेपो रेट मैं बताया क्या है भाई, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए जो उधार कमर्शियल बैंक के द्वारा RBI से लिया जाता है वो रेपो रेट है, और फिर उसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लैंडिंग मैकेनिज्म का तो नहीं है पार्ट, ठीक है, क्लियर है। अब रही बात SLR, ठीक है। तो SLR क्या है?
अब सोचिए, जो SLR है तो SLR इसका पार्ट हो सकता है, इसका पार्ट SLR हो सकता है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वह इसका पार्ट हो सकता है। तो किस रूप में है? इसमें क्या होता है कि एक जो सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती है और प्रीडोमिनेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वह इसके तहत आता है। ठीक है, तो यह गवर्नमेंट की कहीं न कहीं पार्ट ऑफ द लेंडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, SLR क्या करता है? SLR इज वर्किंग या एक्ट एज द लेंडिंग मैकेनिज्म टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए SLR आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट की एक लेंडिंग मैकेनिज्म के रूप में, क्योंकि इसके बहाने क्या होता है, जो भी सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की, प्रीडोमिनेंटली सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसको लेंड किया जाता है, उसको उधार पर दिया जाता है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है, तो लेंडिंग मैकेनिज्म का यह पार्ट है। SLR इज अ पार्ट ऑफ द लेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जबकि ये बाकी आपका आंसर नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, रेपो रेट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। ठीक है, फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर जुड़िए और इसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में, अब एक एक करके मैं भी खोलूँगा नहीं, कई बार लोगों का ये है कि इसमें मैं ये करूँ, तो इसमें आपका जो भी यूनिट है इकोनॉमी इंडस्ट्री का, यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी 2, सारी चीज़ें आपका यूनिट 4, यूनिट 1 है, 1 से लेकर के पूरा सारी चीज़ें आपकी इस स्टडी मटेरियल में है। फिर करंट में है, तो करंट में भी क्या है, इसमें पूरी की पूरी 12 महीने का 12 यूनिट फॉर्मेट में आपका है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। फिर एक आपका करंट इकोनॉमी भी है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे साल की जो इकोनॉमिकल करंट है वह आपको कवर किया गया है इस बुकलेट में। तो इस प्रकार से टोटल आपका 24 बुकलेट है। तो इस सारी चीज़ें देखिए, यूनिट 4 है, 8 है, 12 है, 1 है, 5 है, 9 है, मतलब पूरी 1 से लेकर के और 12 तक 12 आपकी चैप्टर कवर किया गया है इकोनॉमी इंडस्ट्री वाले में और करंट में वाले में भी। तो जो लोग इसका पार्ट नहीं बन पाए हैं तो उसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। ठीक है, और आप इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप रिपब्लिका से जुड़ जाएंगे। फ़ोन नंबर आपका अवेलेबल है। ठीक है, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ऐसा पर्पस है कि हज़ारों क्वेश्चंस मैं आपकी रिपब्लिका की ऐप पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है वहाँ मैं कोशिश करता हूँ डाल देने का। ठीक है, चूँकि स्टडी मटेरियल पर काम हो चुका है, वीडियोज़ पर काम हो चुका है, अब अगला काम क्वेश्चन आंसर पर ही करना है और केवल 2 महीना बचा है। आज 5 फरवरी है, 5 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम होना है। तो जुड़ जाइए, किसी भी टाइप की हेल्प की आवश्यकता होगी तो रिपब्लिका से आप जरूर जुड़िए। इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़िए, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, और वहाँ पर आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। डायरेक्ट आप ऐप पर जाइए, वहाँ भी आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, एक नॉमिनल फ़ी भी रखा गया है। ठीक है, और इस ढंग से आप अपने लिए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, अपने लिए एक सीट को जरूर आप एक कीजिए, सिक्योर्ड कीजिए, और इस सारी चीज़ों से क्वेश्चंस माइन्यूटली बनेगा। सारा चीज़ आपका हर एक चैप्टर में डाल दिया गया है। ठीक है, जो भी 12 यूनिट है, तो इससे जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियोज़ में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।